इसलिए यहाँ पर तो पहली बार से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि हमेशा करते हैं, पहले हिंदी में और फिर बाद में इंग्लिश में, और शांत रहें, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों, आमतौर पे मैं उस विषय में जिसमें मैं खुद अपनी प्रोफेशनल हैसियत में पेश हुआ हूँ ब्रीफ नहीं करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये मामला लंबित है, बिहार SIR वाला, और इसमें लीड काउंसिल मैं हूँ, इसलिए मैं ब्रीफ आमतौर पे नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है इस आंतरिक आदेश के विषय में, इसलिए मैंने समझा कि मैं बहुत संयम से और बहुत संकीर्ण तरीके से आपको दो चीज़ करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सोच क्या थी, दलील क्या थी, उसके पीछे कारण क्या था, यानी कॉन्सेप्ट। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ये आदेश है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या परिणाम है, और इससे जो बाकी दुष्प्रभाव वगैरह जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, बरगलाने की प्रक्रियाएं, भ्रमित करने की प्रक्रियाएं, उन पर रोकथाम लगे। इस उद्देश्य से मैं आपके सामने आज आया। इसीलिए मैं जो कहूँगा वो संयम और सीमित रूप से कहूँगा, क्योंकि मामला लंबित है और अगली तारीख 28 जुलाई, जैसा आप और हम सब जानते हैं। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैं एक प्रकार से पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से पेश हुआ था। ये इंडिया अलायंस की भी जीत है, कांग्रेस की जीत है आंतरिक रूप से, क्योंकि जो एक याचिका है उसमें कांग्रेस, CPM, CPI, DMK, सपा, शिवसेना उद्धव जी वाली, JMM और CPI-ML सभी शामिल हैं। तो ये संयुक्त याचिका थी। इसके अतिरिक्त मैं दो और याचिकाओं में पेश हुआ, TMC की महुआ मित्रा जी की याचिका में और PUCL की याचिका में, यानी 3 याचिकाओं में और लगभग 10-11 पार्टीज के लिए। तो अब आज क्या मुद्दे हैं बता, पहले क्या मुद्दे थे मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में, केस समझना आवश्यक है आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों और आपके जरिए। पहला हमारा जो बिंदु था, इसमें 2 ब्रॉड बिंदु थे। एक तो बिंदु था अधिकार क्षेत्र का, कानून के अभाव का, कानूनी उल्लंघन का, किस प्रकार से आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है ये करने का, किस प्रकार से आपने कानून का उल्लंघन किया है। और दूसरा बिंदु था कि अगर मान भी लिया जाए कि आपके पास कुछ अधिकार क्षेत्र है, कुछ पावर है, तो किस प्रकार से आपने उसका दुरुपयोग किया है या जो प्रक्रिया की है वो सही नहीं है। ये 2 हमारे ब्रॉड बिंदु थे। तो जहाँ तक पहले का सवाल है, हमारे ये 3-4 कानूनी बिंदु थे, इसको समझाना चाहता हूँ आपको। पहला कि पहली बार ऐसा हुआ है, बड़ा विचित्र बात है, और हमारे मानना है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या है सही, क्या गलत है, उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा बाद में, अभी मामला लंबित है। लेकिन पहला बिंदु ये है कि 2003 के इलेक्टोरल रोल पे समझ लीजिए 100 लोग हैं, आप 100 के 100 लोग 2003 में हैं, और 2003 जिसको अब 25 से 22 वर्ष हो गए, उसके बाद लगभग मान लीजिए 100 लोग और या 200 लोग और उसमें जुड़े हैं उस लोग। तो इस प्रशासनिक आदेश द्वारा चुनाव आयोग के ये कहा गया है कि 2003 वाले लोगों को हम नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया जो अब चल रही है उसके अंतर्गत हम हर उस 2003 के बाद वाले व्यक्ति को एक संदिग्ध कैटेगरी में डाल देंगे, संदिग्ध कटघरे में। प्राथमिक रूप से उसको ये बताना पड़ेगा हमें कि कैसे वो नागरिक है, कैसे उसका लोकस है, नहीं तो उसको हटा देंगे हम। यद्यपि वो हमारे इलेक्टोरल रोल में पिछले 22 साल से है, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 2 साल से, 2003 के बाद। और जो जिम्मेवारी है ये सिद्ध करने की, ये चुनाव आयोग की नहीं है। कोई कंप्लेनेंट आप जैसा जाके बोले कि साहब ये आदमी नहीं है सिटीजन, उसकी नहीं है। उल्टा ये जो संदिग्ध कैटेगरी है 2003 के बाद वाले लोगों की, उनको अपने आप जिम्मेवारी, ओनस को उल्टा कर दिया है, बर्डन को उल्टा कर दिया है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा किस प्रकार से आपके पास इनमें से दस्तावेज हैं कि नहीं। ये प्रथम बिंदु है कि इस प्रकार से आप
पुराने जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये ध्यान रखना जरूरी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए वोटर बनने के लिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए नागरिक बनने के लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल रोल में 2003 से बैठे हैं, कोई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और दूसरा बिंदु इससे संबंधित कि आप जो 2003 के बाद के हैं लोग, वो सिर्फ 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। उनका समय सीमा दी, मैं आपको डिटेल से बोर नहीं करूंगा। और वो 3 कैटेगरी में आपको ये दस्तावेज देने से ही सिर्फ आप अपने आप को ये टेस्ट को आप सफल हो सकते हैं। टेस्ट के क्या है 3 समय सीमा। समय सीमा 1 में अगर आप पढ़ते हैं 2003 के बाद वाले लोग, तो उसमें आपको अपने खुद का जन्म दिवस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी मेरे को अपना। अगर आप दूसरी समय सीमा में पढ़ते हैं तो मेरे को अपना या मेरे माता या मेरे पिता, दोनों में से एक का। और तीसरे में मुझे अपना, मेरे माता का, मेरे पिता का, तीनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों में, उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा, साहब ये बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हैं। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से, मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की, तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था मूल मुद्दा, जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डन ऑफ बदलना। तीसरा था कि ये सब किया गया एक प्रशासनिक कार्रवाई का, कानून में कोई बदलाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है, एक प्रशासनिक आदेश है, प्रेस नोट है। और ये अधिकार क्षेत्र, जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है, नागरिकता। तो बड़ा सरल आंसर है, नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या न हो, या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं, वो किसी और ट्राइब्यूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले 75 साल में कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहाँ है। तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग को। ये